नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रामलला के दर्शन और सरयू घाट पर आरती दीपोत्सव में होंगे शामिल। एनआईए की 50 लोकेशन पर छापेमारी, लॉरेंस बिश्नोई और बबिया ग्रुप के सदस्यों समेत कई गैंगस्टर निशाने पर। इस बार भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, 21 को जाएंगे केदारनाथ। नोएडा की सोसाइटी में कुत्तों का आतंक, 7 महीने के मासूम के शरीर को नोचा, हुई मौत। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या, हमलावरों को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले यहां दीपोत्सव की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। इस साल अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे वे रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मुआयना भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे सरयू घाट पर आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो रात को ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का भी नजारा देखेंगे। इसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या गए थे, तब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दीपोत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। इस बार अयोध्या में 6वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार भी रिकॉर्ड दीपों को जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इस बार 17 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 तारीख से दिया बिछाने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद 22 तारीख को दिए में तेल डाला जाएगा। एनआईए ने उत्तर भारत में करीब 50 लोकेशन पर छापेमारी की है और ये छापेमारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टरों पर की गई है। दरअसल इन लोगों के ठिकाने, करीब लोग और अन्य जानकारियां जांच के दायरे में थी। आपको बता दें कि इन लोगों की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 10 जिलों और पंजाब के 3 से 4 जिलों में एनआईए की रेड चल रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बबिया ग्रुप के सदस्य इस छापेमारी के दौरान निशाने पर है। इससे पहले सितंबर में एनआईए की अगुवाई में कई एजेंसियों ने 15 राज्यों में 93 जगहों पर एक साथ छापे मारे थे और देश में आतंकवाद को आर्थिक मदद देने में कथित तौर पर शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि केरल में पीएफआई के सबसे अधिक 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में इसके अध्यक्ष ओएमए सलमान भी शामिल है। अधिकारियों में पीएफआई के खिलाफ इसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी करार दिया गया था। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पहले पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम संभवतः सीमांत गांव माड़ा का दौरा भी कर सकते हैं और लोगों से संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई और उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। यहां सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसी दिन केदारनाथ का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ में बिताने के बाद पीएम शनिवार को तड़के बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस दौरान चीन सीमा से सटे भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाले माड़ा भी जाएंगे। बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर इस गांव में प्रधानमंत्री योजना स्थानीय लोगों और जवानों से संवाद कर सकते हैं।
नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में कुत्तों के हमले से घायल 7 महीने के बच्चे की सोमवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है। सेक्टर 39 के थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव वालियान ने बताया कि सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर राजेश कुमार, उसकी पत्नी सपना अपने 7 महीने के बच्चे अरविंद को लेकर वहां पर काम करने आए थे। प्रभारी निरीक्षक राजीव बालियान ने बताया कि सोमवार की शाम को दोनों काम करते समय अपने बच्चे को छोड़कर कुछ आगे बढ़ गए। इसी बीच सोसाइटी के 3 लावारिस कुत्तों ने मासूम के ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने एक शरीर को जो है बच्चे के पूरी तरह से नोच दिया और इस हमले में बच्चे के पेट की आंत तक बाहर आ गई। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बच्चे को नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान देर रात बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धर्मवीर यादव का कहना है कि सोसाइटी के लोग कुत्तों से परेशान हैं। कई बार सोसाइटी की तरफ से इस समस्या को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। दोनों मजदूरों की पहचान कन्नौज जिले के राम सागर और मोनिश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि मामले में लश्कर-ए-तैयबा के हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वे घरों में सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके, उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दोनों मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस बल महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनई, जिसने ग्रेनेड फेंका था, को शोपिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और छापेमारी जारी है। 3 दिन पहले ही शोपिया जिले में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पूरन कृष्ण भट्ट पर दक्षिण कश्मीर जिले के चौधरी गुंड इलाके में उनके आवास के निकट हमला किया गया था। भट्ट को उस समय गोली मार दी गई थी जब वह घर के बाहर अपने बगीचे की तरफ जा रहे थे। पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर के समूह ने ली है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। रेलवे के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के राउजी एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। सीबीआई ने उनकी जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की है। तेजस्वी यादव की ओर से सीबीआई की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजद नेता को कोर्ट ने नसीहत दी है कि वे सार्वजनिक रूप से बोलते समय उचित शब्दों का इस्तेमाल करें। सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकी दी थी। इस तरह उन्होंने 5 को प्रभावित करने की कोशिश की, इसलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए। सुनवाई के दौरान यादव के वकीलों ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते केंद्र सरकार के गलत कार्यों का विरोध करना उनका फर्ज है। वहीं केंद्र सरकार सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सभी विपक्षी दलों के सदस्य ऐसा मानते हैं। इसके पहले 28 सितंबर को कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई अर्जी का जवाब दाखिल करने की उन्हें मोहलत दी थी और इसके साथ ही 18 अक्टूबर को पेशी तय की थी। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम को फटकारते हुए कहा कि वे सार्वजनिक रूप से बोलते वक्त जिम्मेदाराना व्यवहार करें और उचित शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में विस्तृत आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत निरस्त करने की कोई ठोस आधार नहीं बन पाया है। अदालत ने तेजस्वी को चेतावनी दी कि वे शब्दों के चयन बहुत सावधानी पूर्वक करें।
ब्रह्मोस एरोस्पेस के अध्यक्ष अतुल डी राडे ने रक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सैन्य क्षमता को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक रक्षा निर्यात में 41,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अकेले ब्रह्मोस एरोस्पेस उस समय तक इस आंकड़े को हासिल करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि हम फिलीपींस से अधिक ऑर्डर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं और हम निर्यात के लिए वियतनाम, मलेशिया और कई अन्य देशों से बात भी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार देश का रक्षा निर्यात चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में 8,000 करोड़ रुपए का रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र ने कुल 30,000 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के वैश्विक मानकों को हासिल करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ताओं के आंध्र प्रदेश पहुंचते ही राज्य कांग्रेस अध्यक्ष साके शैलजानाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुताबिक आज की यात्रा में राहुल गांधी अलुरू, हट्टी, बेलागल और मुनिकुर्ती में पदयात्रा करेंगे और इसके बाद वह अदोनी के छगी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा 21 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी। इसके बाद यात्रा तेलंगाना के रास्ते कर्नाटक में फिर से प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक मठ के स्वामित्व वाली भूमि पर कर्नाटक भवन के प्रस्तावित निर्माण ने दोनों राज्यों के लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को फिर से जन्म दे दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के स्थानीय पदाधिकारी कर्नाटक सरकार के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोल्हापुर जिले के सिद्धगिरी में लिंगायत कनेरी मठ के परिसर में कर्नाटक भवन की आधारशिला रखी थी। बोम्मई ने इस निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया था, लेकिन अब विरोध होने के बाद निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय पवार ने कहा कि कर्नाटक में मराठी लोग सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा कन्नड़ के उपयोग को अनिवार्य करने के प्रशासन के कदम के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने केवल कन्नड़ में व्यावसायिक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। मराठी को परोक्ष रूप से कन्नड़ भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जाता है और कर्नाटक में मराठियों पर अत्याचार भी हो रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने इस मामले पर आक्रामक तरीके से निपटने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोल्हापुर जिले कर्नाटक के बेलगावी से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 1956 से सीमा विवाद के केंद्र में रहा है और इस क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों महाराष्ट्र में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। इन सभी लोगों ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार उनके आंदोलन को दबाने और उन पर कन्नड़ भाषा थोपने की जबरन कोशिश कर रही है। केरल के लोकायुक्त ने राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कोरोना के शुरुआती दौर में पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने 8 दिसंबर को माकपा नेता को तलब किया था। यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता वीना एस नायर द्वारा एक शिकायत दर्ज कराने के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2020 में की गई खरीदारी में रिश्वत ली गई थी। शिकायत के अनुसार पीपीई किट 1,550 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदे गए, जो कि खुले बाजार की कीमत से काफी अधिक था। बताया यह भी जा रहा है कि उस समय पीपीई किट की कीमत महज 500 रुपए थी। हालांकि अभी जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। के शैलजा, जो तब स्वास्थ्य मंत्री थी, ने इस कदम को यह कहते हुए सही ठहराया था कि महामारी के शुरुआती दिनों में पीपीई किट उच्च दरों पर खरीदे गए थे क्योंकि इसकी कमी थी और यह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अनुमति से किया गया था। उन्होंने कहा कि सीएम ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद किट की खरीद को मंजूरी दी थी क्योंकि लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार हमें आवश्यक सामान इकट्ठा करने का अधिकार है। जब लगभग 15,000 किट खरीदे गए, तब तक उनका बाजार मूल्य फिर से गिरना शुरू हो गया और इसलिए हमने बाकी
35,000 किटों के लिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया और उन्हें बाजार की कीमतों पर खरीदा है। आपको बता दें कि के सैलजा वही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दुनिया भर में जमकर तारीफ मिली थी और उन्हें उस समय रॉक स्टार हेल्थ मिनिस्टर भी कहा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पर पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित भी किया था। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी जारी करके किसानों को बड़ी राहत प्रदान की थी और इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों के जरिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, बैठक में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। मंगलवार की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रबी फसलों की एमएसपी को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सूरजमुखी के नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है, जिसके बाद अब रबी सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद नई एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। रबी मार्केटिंग सीजन 2023 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसमें रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के तहत 110 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त की गई। इसके बाद गेहूं का नया दाम 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मानसून के बाद रनवे के अनुसंरक्षण संबंधी कार्यक्रम के लिए मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सोमवार को जारी बयान में CMSIA ने बताया कि हर साल मानसून के बाद हवाई पट्टी का निवारक रख रखाव किया जाता है। रनवे 1432 और 927 पर मरम्मत और रख रखाव का कार्य होगा। इस बार ग्राउंड लाइटों को अपग्रेड भी किया जाएगा। इस हवाई अड्डे पर रोजाना 800 से ज्यादा उड़ानें आती हैं और जाती हैं। यात्रियों की उड़ानों को रीशेड्यूल किया जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक सभी एयरलाइंस पायलट और क्रू मेंबर को एयरपोर्ट बंद होने की सूचना दे दी गई थी। आमतौर पर हवाई यातायात कम होने पर रनवे को बंद किया जाता है। MIL के मुताबिक अन्य दिनों के मुकाबले 18 अक्टूबर को हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कम है। MIL ने कहा कि मानसून के बाद रनवे का रखरखाव हर साल किया जाता है। यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सटीक और सावधानी पूर्वक प्रयासों के साथ की गई गतिविधियों का हिस्सा होता है। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले गरुड़चट्टी में हुआ है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर फाटा से केदारनाथ के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा था और इसी बीच वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत और बचाव के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर रवाना हो गई थी। बताया जाता है कि हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। मौसम अचानक खराब हो गया, साथ ही इलाके में घना कोहरा भी छाया हुआ था। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही कई टुकड़ों में बंट गया था और उसमें आग लग गई। हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट की भी मौत हो गई है। प्रशासन की तरफ से इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। जानकारी के मुताबिक
बेल 407 हेलीकॉप्टर वीटी आरपीएन केदारनाथ से लौट रहा था और संभवतः खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि करीब 12:15 बजे हुई इस दुर्घटना में मरने वालों में पायलट भी शामिल है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के शिकार श्रद्धालु रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर वापस आ रहे थे। तभी केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर में आग लग गई। कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है, लेकिन दुर्घटना संभवतः कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे के शिकार श्रद्धालुओं की शिनाख्त का प्रयास भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का सहारा लिया और इसके लिए भाजपा ने ही अप्रत्यक्ष तरीके से सबसे ज्यादा जोर डाला था। परिवारवाद का नाम लेकर कांग्रेस पर खूब हमले भी बोले गए और इसका असर ये हुआ कि पार्टी के भीतर ही असंतुष्ट नेताओं का एक समूह जी तेज खड़ा हो गया। नतीजा, कांग्रेस पार्टी ने मतदान के जरिए नया अध्यक्ष चुनने की कवायद पूरी कर दी। अब भाजपा सहित वे सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल नैतिक दबाव में आ जाएंगे जिन्होंने अपना पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए कभी मतदान प्रणाली को नहीं अपनाया। भाजपा सहित कई दल आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर सब कुछ ठीक बता रहे। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की वोटिंग क्या भाजपा व दूसरे दलों के लिए एक आईना है? क्या अंदरूनी लोकतंत्र की आड़ में चल रही कॉरपोरेट राजनीति के लिए अब दिन लद जाएंगे जो दूसरे दलों में कोई भी नैतिक बदलाव दिखेगा? प्रसिद्ध राजनीतिक विशेषज्ञ एवं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार ने इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अमूमन भारतीय राजनीति को बड़े दल ही तय करते हैं। राजनीति किस ओर जाएगी, बड़ी पार्टियों ने ही दिशा निर्धारित करने का काम किया है। कांग्रेस ने नेहरू परिवार को भरपूर मौका दिया। नरसिम्हा राव को पीएम, सीतारमण केसरी को अध्यक्ष बनाया गया। एक सीमा के बाद पार्टी को इन प्रयोगों का नुकसान भी झेलना पड़ा था। बाद में दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने एक निजी कंपनी का रूप ले लिया। बेटे और दामाद राजनीतिक पावर की धुरी पर बनने लगे। ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय आधार पर भी नजर आया। बागी दलों को यह भी ठीक लगने लगा। अन्य क्षेत्रीय दलों में दादा, बेटा, पोता और उसके बाद वाली पीढ़ी को पार्टी सौंपने का चलन शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच अंदरूनी लोकतंत्र का सहारा लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। कई राज्यों में सीएम भी बनाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत सिंह से करने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार हरभजन सिंह डाद ने केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई है। हरभजन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अपराधियों की तुलना शहीदों से क्यों की जा रही? वह इससे क्या राजनीतिक लाभ चाहते थे? आपकी जो भी लड़ाई है उसे राजनीतिक रूप से लड़े। हरभजन ने कहा कि सत्ता में चुने जाने का उनका मिशन कभी नहीं था, वरना वे बच सकते थे और उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। उन्हें पंजाब की आज की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई की ओर से पूछे गए मनीष सिसोदिया के बुलाए जाने पर ट्वीट किया था और अपनी सरकार के मंत्रियों की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज का भगत सिंह करार दिया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को नहीं डिगा पाएगा। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है। 75 साल बाद देश की एक शिक्षा मंत्री उसे ठीक तरीके से मिला जिसे गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीदें थी। करोड़ों गरीबों की दुआएं उनके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।